Hello students and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are going to start a new series जो कि 365 दिन ही चलने वाली है और रोज हम सुबह सुबह इसके बारे में चर्चा करेंगे. So the series is about the analysis of The Hindu. द हिंदू का हम एनालिसिस करेंगे. डेली आपके सामने मैं इस चीज के बारे में वीडियो लेके आऊंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे मैं मेजॉरिटी तरीके से जो हिंदू में व्यूज दिए गए हैं उन्हें शेयर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ, और जहां मुझे अपना कुछ पर्सनल इनपुट देना होगा या मेरे व्यूज शेयर करने होंगे वहां स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरे व्यूज हैं और इस तरीके से इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं. एग्जाम इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबाउट कनेक्टिंग दी डॉट्स. अगर हम डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारी एग्जाम क्लियर हो जाएगी, आराम से क्लियर हो जाएगी. इसलिए जहां पे डॉट्स को कनेक्ट करने की जरूरत होगी मैं वहां पे आपके साथ जुड़ूंगा, आपको बताऊंगा कि आप इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं. तो चलिए आज का हमारा वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं 13 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर. इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स टू 7.41 हाईएस्ट सिंस अप्रैल. जी हाँ, तो महंगाई फिर से बढ़ गई है और इस आर्टिकल के अंदर उसी के बारे में चर्चा की गई है. तो आइए समझते हैं कि क्या दिया गया है इसके अंदर. सबसे पहले यह बताया गया है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी बताई गई, कितनी होती है इन्फ्लेशन की, जिसको हम मानते हैं कि ये इन्फ्लेशन जो है सही है, वो होता है 6%. 6%. और उसका अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है 4 ± 2. मतलब 4 के अंदर या तो 2 ज्यादा हो सकते हैं मतलब 6, या 4 से 2 कम हो सकते हैं मतलब 2. अगर इन दोनों के बीच में 2 और 6 के बीच में अगर वो वैल्यू रहती है इन्फ्लेशन की तो उसे इकोनॉमी के लिए सही माना जाता है. बट यहां पे आप देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन की वैल्यू बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 7.41%. तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी दिक्कत देने वाली बात है. अब इसके अंदर एक और चीज बताई गई है कि जो इन्फ्लेशन हम फूड की बात करते हैं, फूड इन्फ्लेशन, वो तो और ज्यादा बढ़ गई है और वो कितनी वैल्यू बताई गई है, 8.41%. 8.41% हो गई है. तो ये हमारे लिए दिक्कत देने वाली बात है और जो जन सामान्य लोग हैं उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा इस वजह से. अब आगे की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं और क्या चीजें इसकी वजह से चेंज हो सकती हैं. तो जो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने वाली थी, जिसको 0.5% पॉइंट से माना जा रहा था, बट अब वो और ज्यादा बढ़ सकती है. तो ये इसके अंदर डिटेल दी गई है. आप ये चीज ग्राफ के अंदर भी नोटिस कर पाएंगे कि ग्राफ के अंदर किस तरीके से ये टोटल डिटेल दी गई है कि किस किस तरीके से कौन से मंथ के अंदर कितनी यहां पे इन्फ्लेशन बढ़ी. अब हमारा मेन कंसर्न ये है कि ये जितनी भी इन्फ्लेशन है ये 6% के नीचे नीचे ही रहे तो हमारे लिए बेहतर होगा. अब बात करते हैं हम दूसरे आर्टिकल की जो कहता है दैट होम मिनिस्टर टू लॉन्च हिंदी वर्जन ऑफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बुक्स ऑन अक्टूबर 16. तो हमारे अमित शाह जी ने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है बाय बीइंग द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसके अंदर यह निर्णय लिया गया है कि अब से एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में या फिर किसी और रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकती है. अगर हम हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात करें तो वहां पे एज अ मीडियम हम यूज कर सकते हैं हिंदी को, और अगर कोई नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है वहां पे वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को एमबीबीएस के एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे बताया गया है. अब कौन कौन सी 2 बुक जो है इशू की जाने वाली हैं उनका नाम रहेगा बुक ऑन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री एज वेल एज बुक ऑन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी. ये इस तरीके से बुक लॉन्च की जाएगी. अब इसके अंदर 97 डॉक्टर्स की कमिटी बैठी जिन्होंने इस बुक को ड्राफ्ट किया, इस बुक को कंप्लीट किया. बट यहां पे खुद हमारे मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि बहुत सारे जो है इश्यूज इसके अंदर अराइज हुए, बहुत लोगों ने इसके खिलाफ जो है अपनी बातें भी रखी, जिसको कंसीडर किया गया, जिसको ध्यान में रखा गया. तो यहां कहा उन्होंने कि बहुत लोगों का यह मानना है कि यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा और इसके पीछे 2-3 लॉजिकल रीजन हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करें तो वो हमें सही भी लगेंगे. सबसे पहली बात तो ये कि क्या ये फील्ड जो है रीजनल लैंग्वेजेस में एक्सप्लोर किया जा सकता है हाल फिलहाल में, क्योंकि जितने भी मटेरियल
और हम बोल सकते हैं जितने भी रिसोर्सेज स्टडी के लिए वो मेजॉरिटी इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा स्टूडेंट्स के अंदर। दूसरा कंसर्न इसके अंदर ये है कि अगर हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एमबीबीएस, तो वो compete नहीं कर पाएंगे, वो बाहर की कंट्रीज में compete नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इशू यहाँ पे आ रहा है। बट हाल फिलहाल में इस चीज को हम एक पॉजिटिव स्टेप मानेंगे, क्योंकि जब तक हम उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि इसका क्या परिणाम निकलने वाला है। और जितने भी इश्यूज होंगे उन्हें हम ऑन द वे रिजॉल्व करते हुए चलेंगे। सो फॉर टाइम बीइंग इट इज अ गुड स्टेप टू गेट आउट ऑफ द इंग्लिश बाउंडेशन एंड टू गेट इनटू द एरिया एंड अरीना ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जिसके अंदर बताया गया है द कोर्ट एंड द प्रॉब्लम ऑफ इट्स कॉलेजियम। अब कॉलेजियम क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये लिखा किसने है। तो इसके राइटर हैं श्री श्रीराम पंचू जी। ही इज अ सीनियर एडवोकेट इन मद्रास हाई कोर्ट। ये उनके व्यूज हैं, और अगर बीच में मैं अपने कोई व्यूज देना चाहूंगा व्यक्तिगत, तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा, बट जितना भी डिस्कशन होगा ये उनके व्यूज के ऊपर होगा। तो उन्होंने लिखा ये है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है ये किस तरीके से अराइज हुई, और इसका जो इमीडिएट कंटेक्स्ट है उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है कि 26 सितंबर को एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर ये डिसीजन लेना था कि बचे हुए जो 5 वेकेंट पोस्ट हैं उस पे किसे अपॉइंट किया जाए। उसके अंदर एक नाम पे सर्वसहमति बनी, एक नाम पे सारी चीजें अग्री हो गई, वो थे ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी। और बाकी की जितनी भी प्रोसीडिंग थी वो पोस्टपोन कर दी गई सितंबर 30 तक। सितंबर 30 को क्या हुआ कि हमारे ऑनरेबल जस्टिस श्री डीवाई चंद्रचूड़ जी वो अपनी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। 9:30 बजे तक उनका कोर्ट चला और इस वजह से वो मीटिंग नहीं हो पाई। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इज गोइंग टू बी 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो 50th चीफ जस्टिस रहने वाले हैं इंडिया के, जिनको अपॉइंट किया है, बोल सकते हैं नॉमिनेट किया है, सॉरी अपॉइंट नहीं, हमारे अभी के चीफ जस्टिस ऑनरेबल यूयू ललित जी ने। अब आइए हमारे इस आर्टिकल पे आते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेन इशू ये आ रहा है कि 30th के बाद एक सर्कुलेशन बाहर निकाला गया। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पेपर के ऊपर अप्रूवल लेने की कोशिश की गई बाकी के जितने भी 5 जो जजेस हैं, जो कॉलेजियम के मेंबर हैं उनसे, जिसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इन्होंने उस पर साइन नहीं किए, और उनके साथ एक और जज हैं जिन्होंने इसका उसके ऊपर साइन करने से मना कर दिया। और उसके पीछे उन्होंने रीजन ये नहीं दिया कि हम सहमत नहीं हैं, कि जो भी नाम आप बता रहे हैं उनका मानना था कि ये जो मैकेनिज्म है सर्कुलेशन के थ्रू ये सही नहीं लगा उन्होंने, इसलिए उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। अब यहीं से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और उसका जो मैनेजमेंट है उसके अंदर 5 लोग एक साथ मिलकर डिसीजन भी नहीं ले सकते? क्या उनके पास इतना टाइम नहीं है? क्या उनके पास इतनी फिजिबिलिटी नहीं है? दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये आता है कि जो कॉलेजियम है उसके अंदर कोई भी एक ऐसा मेंबर नहीं है जो नॉन जज हो। ना तो कोई एग्जीक्यूटिव का मेंबर है उसके अंदर, ना ही कोई बार का मेंबर है। तो ये उसकी अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। तो हमें एक मैकेनिज्म चाहिए, हमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक मैकेनिज्म चाहिए जो अपॉइंटमेंट मेथोडोलॉजी को और ज्यादा अकाउंटेबल कर दे और ज्यादा उसे ट्रांसपेरेंट कर दे। इसी अकाउंटेबिलिटी को लाने के लिए और इसी चीज को क्लियर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 2014 में पार्लियामेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की जो है स्थापना करी, जिसके अंदर 3 सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल किया गया। उसके अंदर लॉ मिनिस्टर थे और 2 एमिनेंट पर्सन थे, जिसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि जो टास्क है हैंडलिंग करने का उसको 4/1 के रेशियो से हम कंप्लीट करेंगे। इस तरीके की मेजोरिटी हम वहां पे लाएंगे और उस तरीके से उन्हें अपॉइंट करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल कोई भी लूप होल नहीं था, बट इसे नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। दिस वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे ऑथर का कहना यह है, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उनका कहना यह है कि इसको और दूसरे तरीके से भी डील किया जा सकता था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो इसके अंदर उन्हें कंट्रोवर्शियल प्रोविजन लग रहा था उसे ही सिर्फ वो स्ट्रक डाउन कर सकते थे। जैसे इनका मानना है कि जो 2 एमिनेंट जूरिस्ट बताए गए हैं वहां से एक को हटाया जा सकता था, जिससे क्या होता कि वापिस जो अथॉरिटी है वो जजेस के पास आ जाती।
जो कंप्लीट अथॉरिटी है वो जजेस के पास आ जाती। बट ऐसा नहीं किया गया और पूरे ही जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, जिसके ऊपर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा बेटर होता और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती। उनका मानना ये है कि इसकी वजह से एटलीस्ट ये तो होता कि कोई पूछने वाला होता वहाँ पे, कि भाई इन्हें आपने अपॉइंट किया है तो किस कारण से किया है और इन्हें अपॉइंट नहीं किया है तो इसके पीछे क्या कारण है। सो इस आर्टिकल का पूरा पर्पस यही था कि किस तरीके से एक अकाउंटेबल, एक ट्रांसपेरेंट मेथड अपनाई जाए और क्या किया जा सकता है कि जिसकी वजह से ये पूरी मेथडोलॉजी क्लियर हो, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का। तो अब बात करते हैं कि क्या पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और आरबीआई से। तो सेंटर और आरबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बताइए जो आप डीमोनेटाइजेशन आपने किया उसके पीछे के जो रीजंस थे, जैसे कि आप चाहते थे कि ब्लैक मनी को खत्म करना है, टेरर फाइनेंसिंग को खत्म करना है और जो फेक करेंसी है उन्हें खत्म करना है, तो आपने जो कॉन्सिक्वेंसेस सोचे थे या जो हम बोल सकते हैं आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सोचे थे, क्या वो कंप्लीट हुए, उसके ऊपर बताइए। तो इसके अंदर 58 पिटिशंस हैं जिन्होंने चैलेंज किया कि डिमोनेटाइजेशन नहीं होना चाहिए था। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट का कहना यह है कि जुडिशरी अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि ये एक एकेडमिक सब्जेक्ट है और इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। बट मानना यह है कोर्ट का कि इसके ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए, हम वो चीज पलट नहीं सकते। अब हम वापस जाके ऐसा नहीं कर सकते कि जो डिमोनेटाइजेशन है वो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि वो काम तो हो चुका है, अब उसे तो हम वापस बदल नहीं सकते। बट इस चीज का ध्यान जरूर रखा जा सकता है कि आगे कभी ऐसी घटना ना हो। अगर ये रेकलेसली किया गया है तो आगे कभी ऐसी घटना ना हो, ये कहना है हमारे ऑनरेबल जस्टिस ए एस बोपन्ना साहब का। उन्होंने आगे ये कहा कि इसकी मेंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि यह केस सही में केस है कि नहीं है या इसे डिसमिस कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना यह है कि यह केस होना ही नहीं चाहिए, ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की जिसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जिसके ऊपर सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम एंड श्याम दीवान ने कहा कि इसकी बिल्कुल एक एग्जिस्टेंस है। तो किस तरीके से इनकी एग्जिस्टेंस है, उन्होंने कहा कि जो डिमोनेटाइजेशन 1946 और 1978 के अंदर हुआ था उसके पीछे एक पार्लियामेंट्री एक्ट था, एक कानून बनाया गया था जिसके थ्रू ये किया गया। बट जो 2016 में हुआ वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन थी। शाम को आए नरेंद्र मोदी साहब और उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि कल से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। तो क्या पार्लियामेंट में उसके बारे में कोई बहस हुई थी? नहीं हुई थी। यह कहना है चिदम्बरम साहब का। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोविजन यूज किया गया है डिमोनेटाइज करने के लिए, ये एक सिंपल एक प्रोविजन दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। तो उन्होंने कहा कि इसे क्वेश्चन किया जाना चाहिए। दूसरा उनका तर्क था कि मात्र 16,000 करोड़ जो है करेंसी वो वापस नहीं आई, तो क्या सिर्फ 0.0027% ही फेक करेंसी आई? तो इसके ऊपर ऑनरेबल जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ने कहा कि ये जो आपका तर्क है ये सही नहीं है, क्योंकि जिसके पास फेक करेंसी होगी वो नहीं आएगा, जिसने काउंटरफिट किया है करेंसी को वो थोड़ी जमा कराने आएगा। तो उसका हो सकता है कि पर्पस सक्सेसफुल रहा हो, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ पे डिस्कशन में आई, जिसके अंदर मिस्टर चिदम्बरम ने ये कहा कि इज इट अ रीजनेबल एंड अ प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट यू विड्रॉ 86.4% ऑफ करेंसी इन 24 आवर्स। 86.4% ऑफ करेंसी जो इंडिया की है उसे आप विड्रॉ कर लेते हैं मार्केट से उठा लेते हैं विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर, और उसके बारे में जितने भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आप पब्लिक डोमेन में भी नहीं रखते। तो ये तो क्वेश्चनेबल चीज है। अगर इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है तो लोगों को मालूम होना चाहिए इसके ऊपर। तो इस चीज के ऊपर आगे की जो कार्रवाई होगी, जो आगे की हियरिंग होगी वो नवंबर 9 को होगी। तब तक कि सेंटर और आरबीआई को ये एक मौका दिया गया है, हम बोल सकते हैं टाइम दिया गया है, ताकि वो अपना एफिडेविट सबमिट करें। जो भी मिस्टर चिदम्बरम ने उनसे क्वेश्चन पूछे हैं कोर्ट के अंदर, उसका अपना आंसर देते हुए एक वहां पे एफिडेविट सबमिट करें इन रिस्पॉन्स टू दी arguments given by Mr. Chidambaram. So thank you very much students for watching this video. I hope you like this video lecture, and in any case you have any kind of input or any suggestion or any doubt,
feel free to mention it in the comment section. Please like, share and subscribe. Thank you very much.